नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैग बाबू ज्ञान। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। यदि दोस्तों आप कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडियरी में काम करते हैं और उसके ये कर्मचारी रहें, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप यदि सैलरी पा रहे हैं, कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडियरी में काम कर रहे हैं और आपको मासिक सैलरी मिल रही है, तो आपके सैलरी से 12% का पीएफ और 7% का पेंशन का डिडक्शन हो रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि सरकार इनके नियमों पे बदलाव करने जा रही है। आपने इस प्रकार का एक ऑर्डर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह सर्कुलेट होते हुए देखा है और आपने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं आपको इस ऑर्डर की पूरी ब्रीफ और पूरी डिटेल हिंदी में बताने का प्रयास करूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि सरकार इस नियम पे क्या-क्या बदलाव करने जा रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी और नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आपके पीएफ और पेंशन के रिगार्डिंग जितने भी नियम हैं उसमें सरकार बदलाव करने जा रही है। तो किस प्रकार के बदलाव हो सकते हैं, आपको मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो कोल माइन प्रोविडेंट फंड है वो 1948 में प्रभाव में आया। इसी के साथ में आपका एक मिसलेनियस एक्ट भी बना जिसे 1948 के नाम से आप जानते हैं। तो सरकार इसमें कुछ बड़े बदलाव करने चाह रही है और सरकार के द्वारा एक डेडलाइन भी फिक्स की गई है कि 7 नवंबर 2025 तक इसमें सभी की सलाह और मशवरे की आवश्यकता है। यदि आप किसी प्रकार का परामर्श देना चाहते हैं तो आप भी उसे दे सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि सरकार आपके इस एक्ट में क्या-क्या बदलाव करने जा रही है। तो यदि आपने सीएमपीएफ 1948 और मिसलेनियस एक्ट 1948 को पढ़ा है, तो आपको ये पता होगा कि उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत जटिल है, बहुत कन्फ्यूजिंग है और कुछ-कुछ स्थिति में आपको उस लैंग्वेज को समझने में बहुत कठिनाई होती है। इस लैंग्वेज को दोस्तों सरकार बहुत आसान तरीके से करना चाहती है, ताकि उसे किसी भी आम नागरिक द्वारा भी आसानी से समझा जा सके और यदि वो किसी को समझा रहा है, तो वो भी उसे आसानी से समझा सके। दूसरा दोस्तों बड़ा बदलाव सरकार इस नियम पे इसलिए करेगी क्योंकि इस नियम की देख-रेख बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा की जाती थी। पूरा जो संचालन किया जाता था बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा किया जाता था, लेकिन भारत सरकार द्वारा अब इसमें बड़ा बदलाव करके कोल माइन एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड बोर्ड के नाम से आपका एक नया बोर्ड इम्पैक्ट में आएगा। यानी अब वो नया बोर्ड एस्टेब्लिश करेगी जो इस पूरे एक्ट को देखरेख करेगी और इसमें जो बदलाव किए जाने हैं वो इस बोर्ड के तहत किए जाएंगे। तीसरा बड़ा बदलाव दोस्तों इसमें ये होने वाला है कि सरकार इस बोर्ड में एक महिला प्रतिनिधि को भी रखेगा ताकि आपकी जेंडर इक्वालिटी बनी रहे और जेंडर इक्वालिटी में यदि महिला पार्टिसिपेट करेगी तो वो एक महिला पक्ष को भी आसानी से समझ करके अपने सुझाव वहां पर दे सकेगी। चौथा बड़ा बदलाव दोस्तों इस एक्ट में इस प्रकार का होगा कि आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है कोल इंडिया या उसके किसी भी सब्सिडरी से, तो उसने जहां जहां काम किया है वहां वहां से उसका पीएफ, पेंशन, एफपी 2% और एडिशनल इंक्रीमेंट का ब्यौरा मंगाया जाता था। उसे एक लिस्ट के रूप में तैयार किया जाता था और उसमें ये देखा जाता था कि इसकी 12 महीने पे कितना पीएफ कटा, कितना एफपी कटा, कितना 2% कटा और कितना एडिशनल इंक्रीमेंट का अमाउंट कटा। और जब इसका एनालाइज किया जाता था, बहुत सारे एम्प्लॉइज का दोस्तों शॉर्ट डिपॉजिट होता था और जब वो रिटायरमेंट की एज में आता था तब उससे एक एडिशनल अमाउंट जमा करवाया जाता था विद इंटरेस्ट, या तो फिर एम्प्लॉयर जमा करता था या तो एम्प्लॉय से जमा करवाया जाता था। तो इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए भारत सरकार इसमें एक नया बदलाव करना चाह रही है कि किसी भी एम्प्लॉय का पीएफ या पेंशन का शॉर्ट डिपॉजिट ना रहे। यानी कि यदि एम्प्लॉय की सैलरी से काटा गया है तो एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी उसे सीएमपीएफ को आसानी से समझ सके। इसकी एक पूरी प्रोसेस बनाई जाएगी और प्रोसेस बनाने के बाद में जब वो व्यक्ति रिटायर होगा तो उसे किसी प्रकार का कोई अमाउंट नहीं जमा करना पड़ेगा ताकि उसे रिटायरमेंट के समय आसानी से पैसा मिल सके और उसका पैसा होल्ड ना हो किसी भी कारणवश। यदि दोस्तों शॉर्ट डिपॉजिट होता था तो उसे इंटरेस्ट के साथ में उस अमाउंट को जमा करना पड़ता था। तो उस समय कोई भी एम्प्लॉय हाइपर होता था, हैम्पर होता था, उसकी सैलरी से जब उस अमाउंट को काटा जाता था तो उसे तकलीफ होती थी। अगला जो बदलाव भारत सरकार द्वारा किया जाएगा दोस्तों वो पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए किया जाएगा। यानी कि यदि आप कोल इंडिया या उसके किसी भी सब्सिडरी में काम कर रहे हैं, आपने 1 साल काम किया या 2 साल काम किया या 5 साल काम किया, उसके बाद में यदि आप किसी कंपनी में स्विच करते हैं, आप उस इंडस्ट्री से
कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडियरी से यदि रिज़ाइन करते हैं और आप दूसरी जगह अगर यदि जॉइन करते हैं, तो आपका पीएफ अकाउंट आप उस कंपनी पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं जहाँ पे आप जॉइन करना चाहते हैं, ताकि आपका जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा दोस्तों वो ज़ीरो नहीं रहेगा और आपको कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। अगला जो बदलाव दोस्तों भारत सरकार द्वारा किया जाएगा वो है सज़ा का प्रावधान हटाना। यानी कि पहले सीएमपीएफ 1948 और मिसलेनियस एक्ट 1948 में यदि किसी भी नियम को तोड़ा जाता था किसी के भी द्वारा, तो उसमें सज़ा का प्रावधान था। सरकार इसको हटाने पे लगी हुई है और उसमें ये नियम हटा करके सरकार ये करना चाह रही है कि उसे जुर्माना के रूप में बदल देगी। यानी कि उसे सुधार का एक मौका दिया जाएगा, जो भी इस एक्ट में या फिर इस नियम को अगर तोड़ेगा, तो उसे एक सुधार का मौका देते हुए उससे जुर्माना भरवाया जाएगा। अगला बदलाव दोस्तों एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करना है सीएमपीएफ में, ताकि वो किसी भी विवाद की स्थिति में या फिर जुर्माने की स्थिति में उस प्रकरण का आसानी से निदान कर सके, जो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होगा, वो किसी भी नियम का उल्लंघन ना कर पाए और आसानी से आपका पीएफ आपको आपके खाते पे मिल जाए। यानी कि यदि आपके पीएफ प्रकरण पे किसी प्रकार का विवाद होगा, चाहे वो पत्नी को लेकर हो, चाहे शॉर्ट डिपॉज़िट को लेकर के हो या तो फिर किसी अन्य प्रकार के विवाद अगर होंगे, जो कोर्ट में भी पेंडिंग होंगे, तो पहले उस अधिकारी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उसके द्वारा आपको काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद में ही आपके प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। एक और बड़ा बदलाव दोस्तों इस एक्ट में किया जा सकता है कि इसमें एक अलग से एक फंड बनाया जाएगा, जिसे प्रोटेक्शन ऑफ कोल माइन एम्प्लॉइज फंड के नाम से जाना जाएगा। इस फंड का काम दोस्तों ये रहेगा कि किसी भी आपदा की स्थिति में या दुर्घटना की स्थिति में आपको उस फंड से पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। अगला बदलाव दोस्तों इस प्रकार है कि आप पहले किसी भी प्रकार के प्रकरण पर अपील नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप अपील कर पाएंगे यदि आप कर्मचारी हैं। यदि आप एम्प्लॉयर हैं, आप कंपनी हैं, तो आप अपनी अपील रख सकते हैं। आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाएगा। आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल पे जाकर के आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं। सारे बदलाव में दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है कि आपने कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडियरी में काम किए हैं और आपका जो पीएफ अभी तक जमा हुआ है, तो उस पीएफ को पैसे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बस कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा। कुछ नियमों में बदलाव करने के बाद में वो इसी प्रकार से बदलाव करेंगे कि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। सरकार ने दोस्तों आप सभी के साथ में एक अपील और करी है कि आप यदि इस नियमों पे कोई बदलाव और करवाना चाहते हैं या फिर इन सभी बदलावों पर यदि कोई संशोधन करवाना चाहते हैं, अपनी सलाह देना चाहते हैं, अपना परामर्श देना चाहते हैं, तो ये जो आपको मैं मेल आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, तो आप इसमें अपने सुझाव वहाँ दे सकते हैं और यदि आप डाक के माध्यम से देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे ये मैं आपको एड्रेस शो कर दे रहा हूँ। आप इस एड्रेस पे भी अपने सुझाव को पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सुझाव है ये कोई भी दे सकता है, चाहे आप कंपनी में अधिकारी हो, कर्मचारी हो या किसी प्रकार के आप कंपनी से रिलेट करते हो, चाहे आम नागरिक जन क्यों ना हो, यदि आप इसमें किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो मैंने आपको जो मेल आईडी प्रोवाइड कराया है, आपको जो एड्रेस प्रोवाइड कराया है, आप उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी एक डेडलाइन है, 7 नवंबर 2025 के बाद में आपके सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएँगे। तो यदि आप इसमें किसी प्रकार का और भी कोई बदलाव करवाना चाहते हैं या आप सरकार को किसी प्रकार का और सुझाव देना चाहते हैं, तो वो भी आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी दोस्तों यदि आपको हेल्पफुल लगती है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।